मेवाड़, जहाँ की मिट्टी में ही स्वाभिमान की खुशबू है, जहाँ का बच्चा बच्चा अपनी मातृभूमि पर हमेशा से ही अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को हमेशा तैयार रहता है। आज राजपूताना टॉक्स के इस एपिसोड में हम जानेंगे कहानी मेवाड़ के उस महान शासक की जिनका इतिहास हमसे छुपाया गया। तो आदित्य राज जी, बिना किसी देर के शुरू कीजिए आज के इस एपिसोड को। ये कहानी है मेवाड़ के इतिहास के एक महान शासक की, जिन्होंने अपने अद्वितीय शौर्य और सांस्कृतिक योगदान से अपनी पहचान बनाई। अपने अद्भुत रण कौशल और विजय अभियानों से इन्होंने न केवल मेवाड़ की सीमाओं को अभूतपूर्व विस्तार दिया, बल्कि रचनात्मक निर्माणों से सामरिक और धार्मिक निर्माणों से सांस्कृतिक सुदृढ़ता सुनिश्चित की। इनके शासनकाल को मेवाड़ के स्वर्णिम युग के रूप में जाना जाता है। ये राजा थे महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा 1433 ईस्वी में मेवाड़ की राजगद्दी पर बैठे। साल 1443 में महाराणा कुंभा हरावती के विद्रोहियों को दंडित करने के लिए वहां गए, जिससे मेवाड़ असुरक्षित हो गया। इस मौके का फायदा उठाते हुए मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी, जो पहले ही चित्तौड़ में महाराणा कुंभा के हाथों अपमानित हो चुका था और 1437 की अपनी हार का बदला लेने के लिए आतुर था, उसने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। महमूद खिलजी की सेना कुंभलगढ़ के पास केलवाड़ा गांव पहुंची, जहां बाण माता का मंदिर स्थित था। ये भव्य मंदिर एक मजबूत किलेबंद दीवार से घिरा हुआ था और युद्ध के कुछ शस्त्रागार भी इसमें मौजूद थे। कुंभलगढ़ के किले को जीतना कठिन जानकर महमूद खिलजी ने अपनी पूरी ताकत इस मंदिर को कब्जाने में लगा दी और स्वयं हमले का नेतृत्व किया। मंदिर में तैनात महाराणा के सरदार ठाकुर दीप सिंह ने अपनी योद्धाओं को संगठित कर महमूद खिलजी की सेना का डटकर मुकाबला किया। लगातार 7 दिनों तक चले संघर्ष में ठाकुर दीप सिंह ने हर हमले को विफल कर दिया, लेकिन 7वें दिन वीर गति को प्राप्त होने के बाद मंदिर पर महमूद खिलजी का अधिकार हो गया। उसने मंदिर को पूरी तरह नष्ट कर दिया, भगवान नंदी की मूर्ति को जला दिया। लेकिन इतिहास इस संघर्ष का एक और भयावह सच छुपाता है। जैसे ही मंदिर की रक्षा करने वाले योद्धा एक एक कर गिरने लगे, मंदिर के भीतर चीख पुकार गूंज उठी। वहां मौजूद महिलाएं और कन्याएं, जो ठाकुर दीप सिंह और अन्य राजपूत सरदारों की पत्नियां, बहनें और पुत्रियां थी, उन्होंने अपनी अस्मिता की रक्षा का अंतिम निर्णय ले लिया। मंदिर के गर्भगृह में अग्नि प्रज्वलित की गई। राजपूताना की धरती पर मरेंगे, लेकिन गुलामी नहीं स्वीकार करेंगे। मंदिर की पवित्र वेदी एक जलती हुई चिता बन चुकी थी। महिलाओं की चूड़ियां टूटने की आवाजें, बच्चों की मासूम चीखों के बीच एक और जौहर इतिहास में दर्ज हो गया। लेकिन इस बार इसे मिटाने की साजिश भी रची गई। इतिहास में चित्तौड़ और रानी पद्मिनी के जौहर की गाथा सुनाते हैं, लेकिन यह जौहर क्यों छिपाया गया? सवाल अब भी वही है, इतिहास को लिखता कौन है? और क्या जो लिखा गया वह सच है? इस जीत से उत्साहित होकर महमूद खिलजी चित्तौड़ की ओर बढ़ा। उसने अपनी सेना के एक भाग को चित्तौड़ के किले पर कब्जा करने के लिए छोड़ दिया और स्वयं महाराणा कुंभा पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ा। साथ ही उसने अपने पिता आजम हुमायूं को मंदसौर भेजा, ताकि महाराणा कुंभा के राज्य को तहस नहस किया जा सके। इस बीच महाराणा कुंभा को जब इन घटनाओं की सूचना मिली, तो उन्होंने तुरंत हरावती छोड़कर अपने राज्य की रक्षा के लिए कदम बढ़ाया। उन्होंने मंडलगढ़ के पास महमूद खिलजी की सेना पर हमला किया, जिसमें सुल्तान को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन यह पराजय निर्णायक नहीं थी। कुछ दिनों बाद महाराणा कुंभा ने रात के अंधेरे में महमूद खिलजी की सेना पर अचानक आक्रमण किया। इस हमले में महमूद खिलजी को भारी नुकसान उठाना पड़ा और उसे मांडू की ओर भागना पड़ा। फारसी इतिहासकार इस घटना का उल्लेख करते हुए लिखते हैं, बिना किसी बाधा के मांडू लौट आया, जो वास्तव में उसकी हार को छिपाने का प्रयास। इस हार से सीख लेते हुए महमूद खिलजी ने अगले 4 वर्षों तक अपनी सेना को पुनर्गठित किया। 11 अक्टूबर 1446 को वो एक विशाल सेना के साथ मंडलगढ़ की ओर बढ़ा। रामपुरा पहुंचकर उसने वहां का गवर्नर बदल दिया और आगे बढ़ा। लेकिन जब उसकी सेना बनास नदी पार कर रही थी, तभी महाराणा कुंभा ने घात लगाकर हमला किया। इस घातक हमले में सुल्तान बुरी तरह पराजित हुआ और उसे फिर से वापस मांडू भागने पर मजबूर होना पड़ा। इस हार के बाद लगभग
10 वर्षों तक महमूद खिलजी ने महाराणा कुंभा के खिलाफ कोई आक्रामक कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। फारसी इतिहासकार इस पराजय को छिपाने के लिए लिखते हैं कि महमूद खिलजी नजराना लेकर लौटा था, लेकिन यह दावा सच्चाई से परे था। यदि वास्तव में महमूद खिलजी विजय हुआ होता तो उसके तुरंत बाद ही गुजरात के सुल्तान से सहायता मांगने और महाराणा कुंभा के विरुद्ध आक्रामक गठबंधन बनाने की नौबत नहीं आती। यह स्पष्ट करता है कि इस संघर्ष की वास्तविक जीत महाराणा कुंभा की हुई थी। इसी समय अजमेर की स्थिति ने महमूद खिलजी का ध्यान आकर्षित किया। यह नगर न केवल राजपूताना का हृदय था, बल्कि उत्तर भारत में एक अत्यंत महत्वपूर्ण रणनीतिक स्थान भी था। यह हिंदुस्तान के मैदानी इलाकों के सर्वोच्च पठार पर स्थित था और राजनीतिक रूप से यह हर उस शक्ति के लिए महत्वपूर्ण था जो पूरे भारत पर प्रभुत्व स्थापित करना चाहती थी। इसके अलावा धार्मिक दृष्टि से भी अजमेर अत्यंत महत्वपूर्ण था। 1454 में महमूद खिलजी को यह सूचना मिली कि अजमेर के हिंदू गवर्नर ने वहां इस्लामी धार्मिक प्रथाओं पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके अलावा अजमेर के मुस्लिम निवासियों ने भी महमूद खिलजी से सहायता की अपील की। इस स्थिति का फायदा उठाने के लिए महमूद खिलजी ने अजमेर पर आक्रमण करने की योजना बनाई। अब महमूद खिलजी एक बार फिर हिंदू क्षेत्रों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने और अपनी पिछली हारों का बदला लेने के लिए तैयार था। अजमेर उस समय महाराणा कुंभा के अधिकार में था, इसलिए महमूद खिलजी ने सीधे आक्रमण करने की हिम्मत नहीं की। इसके बजाय उसने एक रणनीतिक चाल चली। अपनी अधिकांश सेना को मंदसौर की ओर भेज दिया ताकि महाराणा कुंभा की सेना वहीं व्यस्त हो जाए, और खुद चुपचाप अजमेर की ओर बढ़ गया। जब महमूद खिलजी की सेना अजमेर के किले के पास पहुंची तो वहां के गवर्नर गजधर सिंह ने पूरी वीरता के साथ 4 दिनों तक किले की रक्षा की। राजपूतों ने हमलावर सेना को कई बार पीछे हटने पर मजबूर किया, लेकिन उन्होंने दुश्मन की वास्तविक ताकत को कम आंका। किले में लगातार घिरी हुई सेना ने एक निर्णायक हमला करने का निर्णय लिया। गजेंद्र सिंह अपनी सेना के साथ किले से बाहर निकले और खुली लड़ाई में उतर आए। राजपूतों ने दुश्मन सेना के कई सैनिकों को मार गिरा, लेकिन अंततः गजेंद्र सिंह वीर गति को प्राप्त हुए। उनकी अनुपस्थिति में उनकी सेना को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। इसी दौरान महमूद खिलजी के सैनिक राजपूतों के वेश में उनके पीछे पीछे किले के अंदर प्रवेश कर गए और भारी क्षति झेलने के बाद किले पर कब्जा कर लिया गया। किले पर अधिकार प्राप्त करने के बाद महमूद खिलजी ने ख्वाजा नेमतुल्ला को सैफ खान की उपाधि देकर अजमेर का गवर्नर नियुक्त किया और स्वयं अपनी सेना के साथ आगे मंडलगढ़ की ओर बढ़ गया। लेकिन जैसे ही महमूद खिलजी की सेना बनास नदी के पास पहुंची, महाराणा कुंभा की सेना ने अचानक उस पर घातक हमला कर दिया। राजपूतों के इस जबरदस्त आक्रमण से महमूद खिलजी की सेना में हड़कंप मच गया। उसकी सेना को भारी नुकसान झेलना पड़ा और अंततः वह एक बार फिर पराजित होकर मांडू भाग गया। 1456 में महमूद खिलजी ने एक बार फिर बंडलगढ़ पर आक्रमण किया, लेकिन यह हमला भी पूरी तरह विफल रहा। महाराणा कुंभा की सेना ने दुश्मनों को करारी शिकस्त दी और महमूद खिलजी को एक बार फिर निराश होकर मांडू लौटना पड़ा। इस तरह 1437 से 1456 तक सुल्तान महमूद खिलजी ने 5 बार महाराणा कुंभा के विरुद्ध आक्रमण किया, लेकिन हर बार उसे पराजय का सामना करना पड़ा। लगातार पराजयों के बाद महमूद खिलजी इस निष्कर्ष पर पहुंच चुका था कि वह अकेले महाराणा कुंभा का सामना नहीं कर सकता। उसने गुजरात के सुल्तान से संधि करने और एक संयुक्त आक्रमण की योजना बनाई। इसके लिए उसने अपने प्रधानमंत्री ताज खान को गुजरात भेजा ताकि महाराणा कुंभा के खिलाफ गठबंधन तैयार किया जा सके। इसी बीच महाराणा कुंभा नागौर पर अपना नियंत्रण स्थापित करने की योजना बना रहे थे और उनको इसी समय एक सुनहरा अवसर मिला। नागौर के शासक की मृत्यु के बाद उसके बड़े बेटे शम्स खान ने गद्दी संभाली, लेकिन उसके छोटे भाई मुजाहिद्दीन खान ने सत्ता हथियाने के लिए विद्रोह कर दिया और शम्स खान की हत्या की योजना बनाई। अपनी जान बचाने के लिए शम्स खान महाराणा कुंभा के दरबार में पहुंचे और उनसे शरण और सहायता की याचना की। उन्होंने शम्स खान को नागौर का शासक बनाने के लिए सहमति जताई, लेकिन एक महत्वपूर्ण शर्त रखी। शम्स खान को नागौर किले की प्राचीर का एक हिस्सा गिराकर महाराणा कुंभा की सर्वोच्चता स्वीकार करनी होगी। शम्स खान ने यह शर्त मान ली
इसके बाद महाराणा कुंभा अपनी विशाल सेना के साथ नागौर पहुंचे। मुजाहिदीन खान को एक भीषण युद्ध के बाद पराजित किया गया और वह गुजरात की ओर भाग गया। अब महाराणा कुंभा ने शम्स खान को नागौर की गद्दी पर बैठाया और अपनी शर्त पूरी करने को कहा। शम्स खान ने महाराणा कुंभा से विनम्रता पूर्वक अनुरोध किया कि वे किले की प्राचीर को तत्काल ना गिरवाए। महाराणा कुंभा ने शम्स खान की इस प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और अपनी सेना के साथ मेवाड़ लौट गए। लेकिन जैसे ही महाराणा कुंभा कुंभलगढ़ पहुंचे, उन्हें सूचना मिली कि शम्स खान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी थी। न केवल उसने किले की प्राचीर गिराने से इनकार किया, बल्कि उसने नागौर की किलेबंदी को और अधिक मजबूत करना शुरू कर दिया। इस विश्वासघात से क्रोधित हुए और बिना विलंब किए एक विशाल सेना के साथ पुनः नागौर पर आक्रमण कर दिया। इस बार उनकी सेना ने कोई दया नहीं दिखाई। शम्स खान की सेना को पूरी तरह पराजित कर दिया गया और उसे नागौर से बाहर खदेड़ दिया गया। अब महाराणा कुंभा ने नागौर के किले की किलेबंदी को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया, अपनी वर्षों पुरानी रणनीति को साकार किया। महाराणा कुंभा के लिए यह विजय केवल एक क्षेत्रीय सफलता नहीं थी, बल्कि एक सामरिक और राजनीतिक जीत भी थी। नागौर की मजबूत स्थिति को समाप्त कर उन्होंने मेवाड़ के प्रभाव को और भी अधिक मजबूत कर लिया। महाराणा कुंभा का प्रभुत्व पूरे क्षेत्र में और अधिक सुदृढ़ हो गया था और उनकी सैन्य शक्ति दिन प दिन और भी ज्यादा बढ़ती जा रही थी। नागौर पर विजय प्राप्त करने के बाद महाराणा कुंभा ने गुजरात के सुल्तान पर भी आक्रमण कर विजय प्राप्त की। इसके बाद नागौर नगर को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया। 12 लाख गोवंश को मुक्त कर इस भूमि को गोचारण के लिए उपयुक्त बना दिया। महाराणा कुंभा ने नागौर किले के दरवाजे कुंभलगढ़ से जाकर वहां के मुख्य द्वार तक प्रतिष्ठित किए। उन्होंने हनुमान जी की एक मूर्ति भी नागौर से मंगवाई और उसे कुंभलगढ़ के प्रधान द्वार पर स्थापित किया, जिसे हनुमान पोल नाम दिया गया। इस हार के बाद शम्स खान अहमदाबाद भाग गया और अपनी बेटी को साथ लेकर गया। उसने अपनी बेटी का निकाह सुल्तान कुतुबुद्दीन से कराया। इस विवाह के माध्यम से उसने सुल्तान कुतुबुद्दीन का समर्थन प्राप्त किया। नागौर को वापस लेने के लिए एक विशाल सेना भेजी गुजरात से। यह सेना विशाल थी और इसे पूरी तैयारी के साथ भेजा गया था। महाराणा कुंभा ने इस सेना को नागौर के पास तक आने दिया। जब यह सेना नगर की ओर बढ़ रही थी, तभी महाराणा कुंभा की सेना ने अचानक हमला कर दिया। यह आक्रमण भीषण और घातक था। गुजरात की सेना को पूरी तरह तहस नहस कर दिया गया। केवल कुछ ही सैनिक किसी तरह अहमदाबाद वापस पहुंच सके और वहां सुल्तान कुतुबुद्दीन को इस तबाही की खबर दी। इस करारी हार से आहत होकर सुल्तान कुतुबुद्दीन ने स्वयं युद्ध क्षेत्र में उतरने का निर्णय किया। उसने नागौर को महाराणा कुंभा से वापस लेने के लिए एक विशाल सैन्य अभियान छेड़ा। महाराणा कुंभा भी इस चुनौती को स्वीकार करते हुए युद्ध के लिए आगे बढ़े। उनकी सेना माउंट आबू के पास पहुंची, जहां उन्होंने मोर्चा संभाला। जब सुल्तान कुतुबुद्दीन अहमदाबाद से माउंट आबू की ओर बढ़ा, तो रास्ते में सिरोही के महाराव उसके पास पहुंचे और अपना क्षेत्र वापस दिलाने की प्रार्थना की। सिरोही पहले महाराणा कुंभा के अधीन आ चुका था और वहां के राजा अब स्थिति का लाभ उठाकर अपना राज्य पुनः पाना चाहते थे। सुल्तान कुतुबुद्दीन ने इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया और अपने सेनापति मलिक शबान इमाद उल मुल्क को एक बड़ी सेना के साथ माउंट आबू का किला जीतने भेज दिया। जबकि स्वयं वह कुंभलगढ़ की ओर बढ़ा। महाराणा कुंभा को मालवार गुजरात के संयुक्त आक्रमण की योजना का पहले से ही आभास था। जब सुल्तान कुतुबुद्दीन ने सिरोही के निवेदन पर माउंट आबू पर हमला करने के लिए अपने सेनापति इमाद उल मुल्क को भेजा, तब महाराणा कुंभा ने तुरंत कार्रवाई की। उन्होंने इमाद उल मुल्क की सेना पर घात लगाकर हमला किया और उसे करारी शिकस्त दी। पराजित होकर इमाद उल मुल्क सुल्तान कुतुबुद्दीन के पास लौट गया। इस विजय के बाद महाराणा कुंभा ने तेजी से कुंभलगढ़ की ओर कूच किया और सुल्तान कुतुबुद्दीन के वहां पहुंचने से पहले ही अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया। जब सुल्तान कुतुबुद्दीन कुंभलगढ़ की पहाड़ी के पास पहुंचा तो उसे स्पष्ट हो गया कि किला अभेद्य स्थिति में था, लेकिन फिर भी उसने अपनी सेना के साथ आगे बढ़ने का प्रयास किया। महाराणा कुंभा ने किले से बाहर निकलकर सुल्तान कुतुबुद्दीन की सेना पर जबरदस्त आक्रमण किया।
अचानक हुए इस हमले से सुल्तान कुतुबुद्दीन की सेना में अफरा तफरी मच गई। भारी क्षति उठाने के बाद कुंभलगढ़ पर कब्जे की उसकी सभी उम्मीदें खत्म हो गई और वह हार मानकर गुजरात लौट गया। जब सुल्तान कुतुबुद्दीन अहमदाबाद लौट रहा था तो रास्ते में मालवा का वजीर ताज खान उससे मिला। उसने महाराणा कुंभा के खिलाफ एक औपचारिक सैन्य गठबंधन का प्रस्ताव रखा। दोनों सुल्तानों ने इस प्रस्ताव को सहर से स्वीकार कर लिया और 1456 के अंत में चंपानेर में इस संधि को अंतिम रूप दिया। इस संधि को अमल में लाने के लिए 1457 में गुजरात और मालवा की सेनाओं ने संयुक्त रूप से मेवाड़ पर आक्रमण किया। गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन कुंभलगढ़ की ओर बढ़ा। मालवा का सुल्तान महमूद खिलजी चित्तौड़ की ओर बढ़ते हुए मंदसौर पहुंचा। महाराणा कुंभा पहले महमूद खिलजी से निपटना चाहते थे, लेकिन जब उन्हें सूचना मिली कि कुतुबुद्दीन कुंभलगढ़ के निकट पहुंच चुका है तो उन्होंने अपनी सेना को वहीं केंद्रित करने का निर्णय लिया। गुजरात की सेना ने कुंभलगढ़ के पास एक मजबूत सामरिक स्थिति बनाई। महाराणा कुंभा ने शुरुआत में एक सीमित आक्रमण किया और फिर अपने मूल पहाड़ी इलाकों में पीछे हटकर एक और मजबूत रक्षात्मक स्थान ग्रहण कर लिया। गुजरात की सेना को लगा कि महाराणा कुंभा पीछे हट रहे हैं और इसी को अपनी जीत मानते हुए सुल्तान कुतुबुद्दीन ने आगे बढ़कर आक्रमण किया। जैसे ही वह अधिक अंदर तक घुसा, महाराणा कुंभा ने पूरी ताकत से पलटवार किया। दोनों सेनाओं के बीच 2 दिन तक घमासान युद्ध हुआ। इस निर्णायक युद्ध के अगले चरण में महाराणा कुंभा एक और जबरदस्त युद्ध रणनीति अपनाने वाले थे। दूसरे दिन सुबह होते ही युद्ध दोबारा शुरू हुआ। महाराणा कुंभा की सेना को पहाड़ियों का समर्थन प्राप्त था, जबकि सुल्तान कुतुबुद्दीन की सेना खुले मैदान में थी। इस सामरिक स्थिति का लाभ उठाते हुए महाराणा कुंभा की सेना ने दुश्मन पर जोरदार आक्रमण किया। गुजरात की सेना को भारी क्षति उठानी पड़ी और युद्ध का संतुलन पूरी तरह महाराणा कुंभा के पक्ष में झुक गया। युद्ध के दौरान सुल्तान कुतुबुद्दीन को अपनी जान बचाने के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ा। उसकी सेना तितर बितर हो गई और अंततः वह किसी तरह सुरक्षित गुजरात लौटने में सफल रहा। इस प्रकार हालांकि महाराणा कुंभा की सेना को भी क्षति पहुंची, लेकिन अंतिम परिणाम सुल्तान कुतुबुद्दीन की करारी हार के रूप में सामने आया। महमूद खिलजी को भी महाराणा कुंभा की सेना ने बुरी तरह पराजित कर दिया। उसने कई बार प्रयास किया, लेकिन ना तो वह उन क्षेत्रों को वापस जीत सका जिन्हें महाराणा कुंभा पहले ही अपने अधीन कर चुके थे, और ना ही वह मेवाड़ के किसी भी हिस्से पर अधिकार स्थापित कर पाया। लगातार हार के बाद महमूद खिलजी ने महाराणा कुंभा के खिलाफ किसी भी विजय की उम्मीद छोड़ दी। हालांकि वह इस पराजय के बाद 10 वर्षों तक जीवित रहा, लेकिन फिर भी कभी मेवाड़ पर आक्रमण करने की हिम्मत नहीं कर सका। 1458 में महाराणा कुंभा को यह सूचना मिली कि नागौर में गो हत्या शुरू कर दी गई है। यह उनके लिए असहनीय था। अपराधियों को दंडित करने के लिए उन्होंने 500 घुड़सवारों के साथ नागौर पर आक्रमण किया। भीषण युद्ध के दौरान हजारों सैनिक मारे गए। महाराणा कुंभा की सेना ने नागौर के किले पर कब्जा कर लिया और हाथी, घोड़े तथा अन्य बहुमूल्य वस्तुएं युद्ध के लूट के रूप में अपने साथ ले गए। नागौर का खान इस पराजय से भयभीत होकर अहमदाबाद के सुल्तान की शरण में भाग गया। कुछ महीनों बाद गुजरात के नए सुल्तान ने एक विशाल सेना के साथ सिरोही पर हमला किया। सिरोही राजस्थान का एक छोटा नगर था। सिरोही का महाराव इस भीषण आक्रमण का सामना नहीं कर सका और कुंभलगढ़ की पहाड़ियों में शरण लेने के लिए मजबूर हो गया। गुजरात की सेना ने सिरोही में भारी लूटपाट मचाई और फिर महाराव का पीछा करते हुए आगे बढ़ी। जैसे ये समाचार महाराणा कुंभा तक पहुंचा, वे अपनी राजपूती सेना के साथ तुरंत आगे बढ़े। युद्ध के मैदान में महाराणा की सेना ने गुजरात के सुल्तान को पूरी तरह पराजित किया, जिससे वह अपनी राजधानी की ओर भागने के लिए मजबूर हो गया। इस नई हार से अपमानित होकर गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन ने एक शक्तिशाली सेना एकत्रित की और कुंभलगढ़ पर आक्रमण करने के लिए रवाना हुआ। उसकी सेना सिरोही पहुंची, वहां लूटपाट मचाई और फिर कुंभलगढ़ की ओर बढ़ी। लेकिन इस बार भी महाराणा कुंभा पहले से तैयार था। जैसे ही कुतुबुद्दीन की सेना कुंभलगढ़ के निकट पहुंची, महाराणा कुंभा किले से बाहर निकले और सुल्तान कुतुबुद्दीन की सेना पर घातक आक्रमण किया। भीषण युद्ध में कुतुबुद्दीन की सेना पूरी तरह पराजित हुई। सुल्तान कुतुबुद्दीन युद्ध में टिक नहीं सका और हार कर मालवा की ओर भाग गया। अंततः वह पूरी तरह असफल होकर
अपनी राजधानी लौटने को मजबूर हो गए। इस तरह महाराणा कुंभा ने न केवल मेवाड़ की रक्षा की, बल्कि गुजरात और मालवा के सुल्तानों को बार बार हराकर उनकी शक्ति को भी ध्वस्त कर दिया। मेवाड़ अजेय बना रहा और उन्होंने अपनी सैन्य कुशलता से पूरे क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता स्थापित कर दी। लेकिन उनके जीवन का अंत सबसे चौंकाने वाला था। जिस महाराणा कुंभा ने मालवा और गुजरात के सुल्तानों को बार बार पराजित किया, उनका अंत किसी विदेशी आक्रमणकारी के हाथों नहीं, बल्कि उनके अपने ही पुत्र के विश्वासघात से हुआ। महाराणा कुंभा, जिनकी तलवार ने मेवाड़ की रक्षा के लिए अनगिनत युद्ध लड़े, वो मंदिर में भगवान की आराधना कर रहे थे और तभी पीछे से तलवार चली। एक ही बार में इतिहास का सबसे प्रतापी योद्धा रक्त रंजित भूमि पर गिर पड़ा। इतिहास कहता है यह हत्या सिर्फ सत्ता के लालच में हुई, लेकिन क्या यह पूरा सच है? क्योंकि उदय सिंह केवल एक नाम था। सवाल यह है कि क्या वह अकेला था? महाराणा कुंभा की ताकत से सिर्फ विदेशी आक्रमणकारी ही नहीं, बल्कि कुछ राजपूत सरदार भी संतुष्ट थे। क्या यह हत्या उन राजपूत गुटों की मिलीभगत से हुई थी जो महाराणा कुंभा के कठोर शासन से असहज थे, या फिर इसके पीछे एक विदेशी षड्यंत्र था? महमूद खिलजी और गुजरात के सुल्तानों को कई पराजयों का बदला लेना था। क्या वे इस हत्या के लिए पर्दे के पीछे से किसी गुप्त योजना का हिस्सा थे? इतिहास यह भी बताता है कि उदय सिंह का शासन कमजोर। तो क्या यह हत्या सिर्फ सिंहासन पाने के लिए थी? ये राजपूत शक्ति को कमजोर करने का एक सोचा समझा षड्यंत्र था। जो भी हो, जो भी सच हो, महाराणा कुंभा की हत्या के बाद मेवाड़ वैसा कभी नहीं बन पाया। आज के लिए इतना ही दोस्तों। तब तक के लिए जय महाकाल।